साथियों, हम चैप्टर 94 तक नक्षत्रपति की अपनी उच्च से दूरीजन्य भावों में दशम भाव तक के बारे में बात कर चुके हैं। शुरू में हमने बहुत ही सीधे साधे उदाहरण लिए थे, पर वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है कि सभी कुंडलियां सीधी सीधी ही आपके सामने आएंगी। जैसा कि चैप्टर 90 और 94 में बुध के बारे में आपने देखा, ग्रह अपनी स्थिति और परिस्थिति वश विपरीत फल भी देने को बाध्य हो जाता है और हम निरंतर इसके बारे में बात करते रहेंगे, जिससे कि यह सब संदेह दूर हो जाए। और आज की कुंडली भी हमने उसी तरह किंचित विपरीत परिस्थितियों वाली ली है, जिससे कि आप इन विपरीत परिस्थितियों को सुलझाने में सक्षम हो सकें। अब कुंडली के फल कथन में कोई जादू मंत्र तो होता नहीं है। बात या फल किसी न किसी तथ्य या तर्क पे आधारित होते हैं, और जब तक आप तर्क नहीं लगाएंगे तब तक सही फल कथन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। और इसके लिए हमारे अंदर जिज्ञासा और तर्क का होना जरूरी है, और हमारा काम सिर्फ यही है कि आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा कर दें। अगर जिज्ञासा पैदा हो गई तो फिर उसका हल तो स्वयं ही इंसान ढूंढ ही लेता है। जिज्ञासा हुई तो इसी उदाहरण के तौर पर हम दूसरे प्रश्न भी हल कर सकते हैं। आपको स्कूल के दिन याद हो तो मैथ्स के हर लेसन के पहले एक दो उदाहरण सॉल्व करके दिखाए गए होते थे, और उन्हीं सॉल्व किए हुए उदाहरण का फार्मूला लेते हुए हम पूरे लेसन को हल कर लेते थे। और यहाँ भी यही करना है। जो उदाहरण हम आपको समझा रहे हैं, इनको आप प्रैक्टिकल कुंडलियों पर भी लगा कर देखें, अपने आप जवाब मिलेगा। जहाँ कुछ विपरीत परिस्थितियां होंगी वहां पर आपको तर्क लगाना होगा, और इसीलिए हम अब विपरीत परिस्थितियों की कुंडलियां ज्यादा ले रहे हैं। तो आइए अब आज की उदाहरण कुंडली पर चलते हैं। यहाँ आप तुला लग्न की एक कुंडली देख रहे हैं, और चंद्रमा यहाँ सतविसा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठा है, जो कि पंचम भाव कुंभ राशि में है। सतविसा नक्षत्र का स्वामी राहु होता है, इसलिए इस कुंडली के नक्षत्र स्वामी होंगे राहु, जो कि तीसरे भाव धनु राशि में बैठे हुए हैं। अब राहु के बारे में हम आपसे पहले ही बात कर चुके हैं कि राहु की उच्च कुंभ राशि होती है और सिंह राशि राहु की नीच राशि है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि मामला बहुत उलझ गया है। अब यहाँ पर सीधे तौर पर हम फार्मूला लगाएंगे तो पंचम भाव में उच्च है और दूरी एकादश की है, तो पंचम और एकादश को एक्टिव हो जाना चाहिए। पर फिर वही समस्या है कि एकादश भाव में राहु की नीच राशि है, और नीच राशि को तो कोई भी ग्रह नहीं बढ़ाएगा। तो यहाँ राहु भी नीच राशि को दूरी की वजह से बढ़ा दें, ऐसा होगा नहीं। यहाँ पर सिर्फ पंचम एक्टिव होगा। भले ही नीच राशि से राहु पंचम बैठे हों, लेकिन इनकी उच्च राशि पंचम भाव में है, इसलिए यहाँ पंचम एक्टिव होगा। इसी तरह उच्च से दूरी भले ही एकादश हो, लेकिन एकादश में इनकी नीच राशि है, इसलिए एकादश यहाँ पर डीएक्टिवेट होगा। और जानबूझकर हम ऐसे उदाहरण ले रहे हैं जिससे कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों की कुंडली आपके पास आए तो आप भ्रम में ना पड़ें और एक स्पष्ट निर्णय ले सकें। यहाँ आप एक बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि कोई भी ग्रह, जैसे यहाँ पर राहु, इनकी उच्च राशि जिस भाव में है ये उस भाव को एक्टिव रखेंगे, बाकी सब बातें दूरी वगैरह बाद में। उच्च भाव को ग्रह पहले देखेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिए, फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब राहु की फल देने की प्रवृत्ति के बारे में पहले भी हमने एक राहु से संबंधित चैप्टर में बताया था कि राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को डीएक्टिवेट कर देते हैं, और जिस राशि में बैठते हैं उस राशि वाले भाव को एक्टिव कर देंगे। जैसे यहाँ पर तीसरे भाव को राहु डीएक्टिवेट करेंगे, और धनु राशि में बैठे हैं तो इस नवम भाव को एक्टिवेट कर देंगे। यहाँ पर आज हमने प्लस माइनस के निशान नहीं लगाए हैं, जो अभी लगा देते हैं। तो ये तीसरा भाव यहाँ पर डीएक्टिवेट हो गया और नवम भाव यहाँ पर एक्टिव हो गया है। अब यहाँ राहु आप देख रहे हैं कन्या राशि का स्वामी है, द्वादशेश है, तो 12वें भाव को भी एक्टिव करेंगे, और 12वें भाव से ये चतुर्थ की दूरी पर बैठे हैं, इसलिए चतुर्थ भाव भी यहाँ पर एक्टिव होगा। अब यहाँ तक हमें चतुर्थ, पंचम, नवम और द्वादश ये 4 भाव एक्टिव मिल चुके हैं, और 2 भाव डीएक्टिवेट हुए हैं, तृतीय और एकादश। अब यहाँ पर
इसके फल जान लेते हैं। अब चतुर्थ नवम द्वादश एक्टिव है। चतुर्थ नवम द्वादश, ये चतुर्थ सुख का, नवम भाग्य का, द्वादश जीवन के आनंद रस का। तो जातक सुख साधन सारे जुटा लेता है और पंचम भी एक्टिव है यहाँ पर। तो यह जातक आधीनता तो किसी की करेगा नहीं और अपनी आत्मा की आवाज सुनने वाला होगा, धार्मिक भी होगा। और इसी तरह ये जो एक्टिव भाव हैं, इनके कारकत्वों में से आप अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं कि इसको क्या इसमें मिल सकता है। और डीएक्टिवेट भावों से आप यह जान सकते हैं कि किन भावों के फलों में क्या कमजोरी आएगी। इसलिए कारकत्वों को समझ लेना भी बहुत जरूरी है, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। द्वादश की वजह से विदेश यात्रा, भ्रमण, इसका भी आनंद जातक लेगा। अब 3 और 11 जो आपको 3 और 11 जो डीएक्टिवेट दिख रहे हैं, इसके फल क्या होंगे? तो पहले तो तीसरे भाव का एक सबसे बड़ा फल होता है भ्रम। भ्रम तीसरे भाव का फल है। तो राहु यदि किसी भी कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हों, उस जातक के भ्रम समाप्त हो जाते हैं। उसके सामने एक स्पष्ट रास्ता होता है, वो किसी द्विधा में नहीं रहता। तो यहाँ भी यह इसके भ्रम खत्म करेंगे सबसे पहले। तो दूसरा, तीसरा भाव है छोटे भाई बहनों का। तो इन छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध होना मुश्किल है। और यदि जैसे यहाँ पर ये नक्षत्र स्वामी है राहु, तो यह भी हो सकता है कि घर में यह सबसे छोटा ही हो, इसका कोई अनुज अनुजा नहीं हो। यह भी काफी संभावना बन जाती है। अब 11वां भाव भी यहाँ पे आपको डीएक्टिवेट दिख रहा है। तो 11वां भाव आपको मालूम है बड़े भाई बहनों का, ताऊ चाचा इनका है। तो इस जातक की उनसे पटरी नहीं बैठ पाती, संबंधियों से इसकी पटरी बैठना मुश्किल हो जाती है। अब यहाँ तक हमने एक्टिव और डीएक्टिव दोनों भावों के बारे में जान लिया। आपको और भी जो जानना हो वो हमने तरीका आपको बता दिया। आप अपने जो सवाल हैं कुंडली में देखने के लिए, वो कारकत्वों से यहाँ पर अप्लाई कीजिए। अब रह गया चंद्र कुंडली वाला काम। चंद्र और राहु, चंद्र यहाँ पंचम में बैठे हैं, राहु तृतीय में बैठे हैं। तो चंद्रमा से राहु की दूरी है एकादश भाव की। तो ये 11वां भाव चंद्र राहु के संबंध से एक्टिव हो गया है। तो यहाँ आकर फिर मामला उलझ गया है। नक्षत्र स्वामी ने 11वें भाव को नीच होने के चलते डीएक्टिवेट करके रखा था, यहाँ चंद्रमा ने फिर लाके उसी स्थिति में खड़ा कर दिया। आप जैसे जैसे अभ्यास करेंगे और जितनी अधिक कुंडलियां देखते जाएंगे, तो आप ये पाएंगे कि नक्षत्रपति और चंद्रमा के संबंध से अक्सर अधिकतर कुंडलियों में विपरीत भाव ही खड़ा होता है। और हम चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली को अलग अलग देखेंगे तो कुछ भी तय नहीं कर पाएंगे कि कौन सी बलवान है, किसके क्या फल होंगे। और इस फार्मूले से देखने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको स्पष्ट समझ में आ जाता है कि कहां पर क्या करना है और क्या फल मिलने वाले हैं। एक स्पष्ट निर्णय पर आप पहुंच सकते हैं। अब यहाँ 11वां चंद्र द्वारा एक्टिव किया गया है, इसका क्या फल होगा? तो यह जातक मन से भले ही बड़े भाई बहन, ताऊ चाचों इनकी अधीनता करना चाहे, लेकिन यह कर नहीं पाएगा। परिस्थितियां ऐसी ही बन जाएंगी कि यह अधीनता नहीं कर पाएगा। चंद्र यानी मन से तो यह 11वें के प्रति आकर्षित रहेगा। हो सकता है यह नौकरी करने में भी इच्छुक रहे, पर इसको नौकरी नहीं मिले और स्वयं का धंधा करना पड़े। तो कुछ इस तरह की विपरीत परिस्थितियां चंद्रमा खड़े कर ही देता है। जैसा कि हमने कहा था कि अब गहरे डुबकी मारने का समय आ चुका है, तो अब ये उदाहरण कुंडलियां भी और उलझती जाएंगी। और जितनी आप उलझती हुई कुंडलियों को देखेंगे, उतना ही आप इसमें निष्णांत होते चले जाएंगे। यहाँ आपको सिर्फ ध्यान से और तर्क से बात को समझना है। और जो लोग किसी जादू की पुड़िया का फार्मूला समझकर यह वीडियो देख रहे हैं, वो सिर्फ अपना समय ही खराब कर रहे हैं। यहाँ तर्क आपको लगाना ही होगा। बिना तर्क लगाए आप किसी भी जिज्ञासा को शांत नहीं कर सकते। अन्य विधाओं की तरह यहाँ न कोई वर्ग कुंडलियां हैं, न कुछ और है। यहाँ सीधा साधा सा आपने यह फार्मूला समझ लिया तो आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस विधा में ज्यादा से ज्यादा कहीं बहुत ही बारीकी में जाना हुआ तो नवमांश देखने की जरूरत पड़ सकती है। और वो नवमांश देखने का तरीका भी यहाँ पर अलग है। जो रूटीन आप देखते आए हैं कि जीवन साथी की कुंडली नवमांश से देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वह भी एक सीधा साधा तरीका होगा
जो हम भविष्य में आपको बताएंगे। और अब आज के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं इस श्रृंखला के अंतिम पड़ाव पर, यानी कि नक्षत्रपति की अपनी उच्च से दूरी 12वीं हो उसके बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए जय जय सिया राम।